नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। कृपया दोस्तों वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। जितना आप शेयर करोगे उतने ज़्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ेंगे, जिससे विद्यार्थियों को भी फायदा होगा और हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। जितने लोग देखेंगे हम में जोश आएगा, हम उतना ही मज़े से आपको पढ़ाएंगे। तो कृपया वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान का भूगोल हमने पीछे वाले वीडियो में चर्चा की थी कि हम सबसे पहले आपके लिए राजस्थान का भूगोल लेके आएंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में सबसे पहले हमें पढ़ना है राजस्थान का सामान्य परिचय। अब बात आती है राजस्थान के सामान्य परिचय में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों देखो, राजस्थान के सामान्य परिचय में हम सबसे पहले ये जानना जरूरी है, स्वतंत्र भारत के समय राजस्थान की स्थिति क्या थी। भी जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारा जो राजस्थान था वो किस श्रेणी में आता था, किस प्रकार का राज्य था, ये हम थोड़ा चर्चा करेंगे शुरुआत में। उसके बाद में हम जानते हैं अच्छे से कि हमारे राजस्थान के विभिन्न अनेक नाम हैं। तो इन नामों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इनको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो अर्थात हमारा अगला टॉपिक होगा राजस्थान का नामकरण। अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, राजस्थान का नामकरण। अर्थात राजस्थान के जो विभिन्न नाम हैं उनके पीछे की जो पृष्ठभूमि वो से संबंधित हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में राजस्थान की अवस्थिति व विस्तार, अर्थात गोलार्ध या हमारे एशियावादी या हमारे भारत, तो उन तीनों में क्या स्थिति है। विस्तार मतलब कितना लंबा चौड़ा, किन अक्षांशों के बीच, किन देशांतरों के बीच फैला हुआ है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे राजस्थान की सीमा। राजस्थान की सीमा अर्थात सतलीय व जलीय सीमा। जलीय सीमा तो बनाता नहीं, आप जानते ही हो। हाँ, सतलीय सीमा कितनी लंबी है, किस देश से लगती है, कितने राज्यों से लगती है, सीमा पे कौन कौन से जिले आते हैं, सबसे लंबी सीमा किस जिले की लगती है, सबसे कम किसकी लगती है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद निरंतर बाद हम राजस्थान के जिले व संभाग, अर्थात वर्तमान में जो जिले व संभाग हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। या फिर जिले कब बने, जिलों का रूप कब तैयार हुआ, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कैसी शुरू हुई, कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, इनको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण अर्थात वर्तमान में जो राजस्थान का निर्माण हुआ है, वर्तमान में जो हम राजस्थान देख रहे हैं, ये कैसे बना, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरा, ये चर्चा करेंगे हम राजस्थान के एकीकरण। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे, हमारा पहला ही वीडियो है, तो कोई भूल हो जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत के समय राजस्थान की स्थिति क्या थी। चलो दोस्तों, हम बात करेंगे पहले हमारे भारत की। जैसा कि आप जानते हैं भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। छोटे से बच्चे को भी ध्यान में है, या सोच रहे ये क्या पढ़ा रहे हो नॉर्मल आप, ये नॉर्मल नहीं है। ये जो हम हल्के में लेके चलते हैं यहीं से क्वेश्चन आते हैं, फिर हमें धोखा भी होता है। भारत आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947। लेकिन भारत आजाद होने से पहले एक अधिनियम पारित किया गया ब्रिटेन की संसद में।
अधिनियम का नाम देखें तो अधिनियम का नाम है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 1947। एग्जिट तारीख की बात करें फिक्स 4 जुलाई 1947 को। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 4 जुलाई 1947 को। कहा? ब्रिटेन की संसद में। ब्रिटेन वर्तमान में इंग्लैंड। जैसा कि आप जानते हो हमारा भारत किस देश का गुलाम था? भी ब्रिटेन का। तो स्वाभाविक है भारत को आजादी मिलेगी, किससे मिलेगी? ब्रिटेन से मिलेगी। तो स्वाभाविक है ब्रिटेन ही अपने द्वारा कोई अधिनियम पारित करेगी कभी हम भारत को अपनी तरफ से आजाद कर रहे हैं। तो ब्रिटेन की संसद में जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ उस समय यह भी हमसे पूछा जा सकता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ या फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम जब पारित हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे भी, मतलब पीएम शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, एटली। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान में रखना जरूरी है जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये तो आप जानते ही हैं, माउंटबेटन। कौन थे भी? माउंटबेटन। ये भारत के थे गवर्नर। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाए, एटली। वर्तमान में नहीं, जब भारत आजाद हुआ या फिर हम यूं कह सकते हैं जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? या फिर हमें यूं भी देखना जरूरी है भारत स्वतंत्रता अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया? तो किसके द्वारा? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली के द्वारा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, जैसे ही अधिनियम पारित हुआ तो इस अधिनियम की कुछ शर्तें हैं। इन शर्तों को थोड़ा ध्यान से देखना जरूरी है। अधिनियम के नियम के अनुसार भारत ब्रिटेन अर्थात अंग्रेजों से मुक्त हो जाएगा, अर्थात भारत आजाद हो जाएगा। इसी के साथ कंडीशन नंबर 2, भारत आजाद जरूर होगा लेकिन भारत के 2 भाग होंगे, एक तो मुस्लिम लीग और एक हिंदू लीग। मुस्लिम लीग वर्तमान में पाकिस्तान, इसके अलावा बांग्लादेश भी, वो तो बाद में अलग से आजाद हुआ 1972 में, लेकिन उस समय तो वो मुस्लिम लीग में ही आता था। और इसके अलावा है कि हिंदू लीग जो वर्तमान में भारत है। शर्त नंबर 3, पहली शर्त भारत आजाद हो जाएगा, दूसरी शर्त भारत आजाद होगा लेकिन भारत के 2 टुकड़े होंगे। अब देखो यहाँ पे तीसरी शर्त, भारत में उस समय जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत में छोटी मोटी 565 रियासत थी। कितनी रियासत थी भी? 565। अब यहाँ पे 2 संघ बन गए, एक तो मुस्लिम और एक हिंदू। अब बात आती है जो छोटी मोटी रियासतें इनकी। अंग्रेजों द्वारा इस अधिनियम में एक कानून बनाया गया कि कोई भी रियासत अपनी स्वेच्छा से, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से किसी भी संघ में मिल सकती है, अर्थात वो भारत में भी मिल सकती है या फिर पाकिस्तान के अंदर भी मिल सकती हैं। ये शर्त नंबर थी 3, भी कोई भी रियासत
किसी भी संघ में मिल सकती हैं। शर्त नंबर 4, जो शर्त नंबर 4 है इसमें ये प्रावधान किया कि यदि कोई रियासत किसी भी संघ में मिलने को तैयार नहीं है, अर्थात वो न तो भारत में मिलना चाहती और न ही पाकिस्तान में, तो वो अपने आप को स्वतंत्र रख सकती हैं। अर्थात अंग्रेजों ने भारत को आजाद किया, लेकिन नीति क्या थी, भारत के भाई कितने टुकड़े हो जाए, 565। क्योंकि आप सभी जानते हो कोई भी शासक है वो अपने आप में स्वतंत्र ही रहना पसंद करेगा। तो यहाँ पे तो कंडीशन नंबर जो 4 है वो बहुत ही दुखदाई है। तो ऐसे में जैसा कि आप जानते हो उस समय हमारे कुछ दिग्गज नेता जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, वीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इन शर्तों को दबा दिया। कैसे दबा दिया हम चलो आगे देखेंगे। अब देखो दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा जो कूटनीति अपनाई गई भारत के टुकड़े करने के लिए, उस कूटनीति को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने प्रयासों से असफल कर दिया। अर्थात हम बात करेंगे भारत के एकीकरण की। भारत का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण तो पढ़ते हैं, उसी प्रकार भारत का भी एकीकरण हुआ है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अगले दिन क्या किया, 5 जुलाई, हम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 की बात कर रहे थे, उस समय वो शर्तें लागू कर दी अंग्रेजों ने, लेकिन तुरंत प्रभाव अर्थात अगले दिन 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक संघ बनाया, रियासती सचिवालय। रियासती सचिवालय का गठन कब हुआ, 5 जुलाई 1947 को, जिसका प्रमुख, अब देखो भी ये एक नोट करने वाली बात है, कोई भी संघ हो जो संस्थापक होता है वो उसका प्रमुख ही होता है, मान के चलो आप। तो यहाँ पे प्रमुख होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहा पुरुष या भारत का बिस्मारक सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर गुजरात में किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे। रियासती सचिवालय का प्रमुख कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। इसके अलावा सचिव बनाया गया वीपी वेमन को। रियासती सचिवालय का सचिव किसे बनाया गया, वीपी वेमन को। अब देखो भी इन्होंने एक शर्त बनाई कि जैसा कि हम पीछे 4 नंबर शर्त में देखा कि यदि कोई रियासत किसी भी संघ में मिलने को तैयार नहीं है तो वो अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है। अब यदि हम अपनी तरफ से कोई कानून नहीं थोपेंगे तो स्वाभाविक है सभी रियासत अपने आप में अलग स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने दिमाग से काम लिया और यहाँ पे एक शर्त बना दी। शर्त ये थी कि वो ही रियासत अपने आप को स्वतंत्र रख पाएगी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। अब बहुत सारी रियासत ऐसी थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। इसके अलावा शर्त नंबर 2, ये तो पहली शर्त होगी, 10 लाख से अधिक जनसंख्या। इसके अलावा कंडीशन नंबर 2 अर्थात शर्त नंबर 2, वार्षिक आय
1 करोड़ रुपए से अधिक होना अनिवार्य था। तो ऐसे में कुछ एक रियासत थी जो इस शर्त को पूरा कर सकती थी, अर्थात किसी की जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी तो उसकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए नहीं थी, किसी की वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए थी तो उसकी जनसंख्या 10 लाख नहीं थी। लेकिन हमें यहाँ पे देखना है, स्वतंत्र भारत के समय हमारे राजस्थान में कुल 19 रियासत थी। सभी रियासतों के नाम आपको बताएंगे राजस्थान के एकीकरण में। यहाँ पे तो खाली आपको एक आंकड़ा डिजिट याद रखना है। स्वतंत्र भारत के समय हमारे राजस्थान में कुल कितनी रियासत थी? 19। उस 19 रियासत में 4 बड़ी रियासत भी थी। बड़ी रियासत में जैसे आमेर, आमेर बोले तो जयपुर, मेवाड़ अर्थात आप कह सकते हो उदयपुर, इसके अलावा मारवाड़, मारवाड़ बोले तो जोधपुर, और इसके अलावा बीकानेर। उन्नीस में से ये 4 ऐसी बड़ी रियासत थी। अब बात करें इनको बड़ी हम क्यों कह रहे हैं, इनका भूभाग भी अधिक था, इसके अलावा इस शर्त को पूरा करने में ये चारों सक्षम थी। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर स्वतंत्र भारत के समय ऐसी रियासत थी जो रियासती सचिवालय की शर्त को पूरा कर सकती थी। तो यहाँ पे हमें महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा ये कि स्वतंत्र भारत के समय राजस्थान की वह रियासत जो रियासती सचिवालय की शर्त को पूरा कर सकती थी। तो हमें इनमें से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, अलग से 3 और मिलेंगे। तो हम चारों को याद रख लेंगे। जयपुर भी कर सकती थी, उदयपुर भी कर सकती थी, और जोधपुर भी कर सकती थी, और बीकानेर भी कर सकती थी। तो दोस्तों एक बार मैं पुनः रिवाइज कर देता हूँ, मतलब दोहरा देता हूँ कि स्वतंत्र भारत के समय राजस्थान की वे रियासत जो रियासती सचिवालय की जो शर्त थी, अर्थात जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, तो उस शर्त को पूरा करने में सक्षम थी आपकी एक तो जयपुर रियासत, इसके अलावा उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो ये यहाँ पे थोड़ा आपको याद रखना है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं कि भारत का एकीकरण कैसे हो, भारत को एक बंधन में कैसे बांधा जाए, अधिक से अधिक रियासतों का विलय भारत में कैसे हो। तो ऐसे में भारत के एकीकरण के समय भारत में जो राज्य थे, या तो रियासत थी या तो केंद्र शासित प्रदेश थी, उनके लिए 4 श्रेणियां बनाई गई। कितनी श्रेणियां भी? 4 श्रेणी। तो पहला तो यहाँ पे ये डिजिट भी आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत के समय या भारत एकीकरण के समय, एक ही बात है, जब भारत आजाद हुआ तभी तो भारत का एकीकरण हुआ। तो भारत के एकीकरण के समय की बात करें या स्वतंत्र भारत के समय की बात करें तो उस समय भारत में राज्य कितनी श्रेणी में डिवाइड किए गए? 4 श्रेणी में। वो 4 श्रेणी कौन कौन सी? पहली ए, या फिर आप कह सकते हो ए, दूसरी श्रेणी बी अर्थात बे, तीसरी श्रेणी सी अर्थात से, चौथी श्रेणी डी अर्थात दे। अब देखो दोस्तों, इन चारों श्रेणियों को तो हम आसानी से याद कर लेंगे, ए बी सी डी या ए बे से दे। अब हमें ये देखना जरूरी है कि वे कौन से राज्य थे जिनको ए श्रेणी में रखा गया, वे कौन से राज्य थे जिनको बी श्रेणी में रखा गया, मतलब इन चारों श्रेणियों में किन किन राज्यों को रखा गया, ये यहाँ पे जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रेणी ए की। ए श्रेणी में उन राज्यों को रखा गया जिन पे अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया, अर्थात
जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो उन्होंने सबसे पहले जिन जिन राज्यों को जीता, अर्थात जिन जिन राज्यों पे अपना कब्जा कर लिया शुरुआत में, उन राज्यों को किस श्रेणी में रखा गया? ए श्रेणी में। अर्थात अंग्रेजों द्वारा प्रत्यक्ष शासन, या फिर हम यूं कह सकते हैं जिसका प्रमुख गवर्नर था, मतलब जहां पे पूर्णतः अधिकार गवर्नर का था, उन राज्यों को किस श्रेणी में रखा गया भाई? श्रेणी ए में। जैसे उदाहरण के तौर पर पश्चिमी बंगाल है, इसके अलावा मद्रास है, अवध है, इन को ए श्रेणी में रखा गया। उसके बाद में बात करते हैं बी श्रेणी की। बी श्रेणी में दोस्तों उन राज्यों को रखा गया, वे राज्य जो छोटी छोटी रियासतों में बंटे हुए थे। अर्थात वे राज्य जहां पे प्रमुख कौन था? राज प्रमुख। बी श्रेणी में दोस्तों किन कौन से राज्यों को? वे राज्य जो छोटी छोटी रियासतों में बंटे हुए थे, अर्थात जहां पे प्रमुख राज प्रमुख होता था, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि जहां अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया। मतलब यहाँ के जो छोटी छोटी रियासतें थी, जो शासक थे, उनसे संधियां कर ली और संधियों के माध्यम से जहां शासन किया, उन राज्यों को किस श्रेणी में रखा गया? बी श्रेणी में। अर्थात अंग्रेजों द्वारा अप्रत्यक्ष शासन संधि के माध्यम से। तो इस श्रेणी में हमारा राजस्थान, क्योंकि अभी अभी मैंने देखा था अभी कि राजस्थान में रियासतें थी, तो रियासतें थी, स्वाभाविक है वो किस श्रेणी में आएगा? बी श्रेणी में। अब देखो दोस्तों सी श्रेणी की बात करेंगे हम। सी श्रेणी में चीफ कमिश्नरी, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, या फिर हम यूं कह सकते हैं जहां का प्रमुख कौन हुआ करता था? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। जहां का प्रमुख एजीजी, जिनको उस समय कहा जाता था केंद्र शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नरी, उनको रखा गया सी श्रेणी में। तो उस समय भारत में केवल 4 ही चीफ कमिश्नरी थी, अर्थात स्वतंत्र भारत के समय कितने केंद्र शासित प्रदेश थे भी? 4। इनको आसानी से याद कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सूत्र रखना है, ABCD। जो स्वतंत्र भारत के समय जो 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, आसानी से याद कर सकते हैं। खाली आप लिखो ABCD। ए से आपका हो जाएगा अजमेर, मेरवाड़, जो वर्तमान राजस्थान में है। वर्तमान में कहां पे है? अभी राजस्थान में। इसके अलावा बी से होगा बलूचिस्तान, बी से बलूचिस्तान जो वर्तमान है पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ पे सी से बात करें, सी से होगा कुरग, कुरग जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य का एक जिला है। देखो दोस्तों, स्वतंत्र भारत के समय कुर्ग केंद्र शासित प्रदेश था, वर्तमान में कर्नाटक का एक जिला है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात, कुर्ग में कॉफी अनुसंधान केंद्र भी है। मैंने क्या बोला है? कुर्ग में क्या है? राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा आपकी कावेरी नदी का उद्गम भी किस जिले से होता है? कुर्ग जिले से।
अब लास्ट अक्षर की बात करें डी, डी से आपका हो जाएगा दिल्ली। तो देखो दोस्तों, सी श्रेणी में किनको रखा गया, केंद्र शासित प्रदेशों को। स्वतंत्र भारत के समय कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, 4। आसानी से याद कर सकते हैं। इसके लिए आपको ABCD लिखना है। ए से अजमेर जो वर्तमान राजस्थान में आता है, राजस्थान का एक जिला है और संभाग भी है। बी से बलूचिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। सी से कूर्ग जो वर्तमान में कर्नाटक का एक जिला है जहाँ पे कॉफी अनुसंधान केंद्र भी है। और डी से दिल्ली जो वर्तमान में भी एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। तो इन चारों श्रेणियों को हमने अच्छे से देख लिया। अब देखो, हम स्वतंत्र भारत के समय राजस्थान की बात करें तो राजस्थान इनमें से कौन सी श्रेणी में आएगा। तो देखो भी, राजस्थान में क्या थी, रियासत थी। तो स्वाभाविक है राजस्थान कौन सी श्रेणी में आएगा, बी श्रेणी में। चलो हम अलग से देख लेते हैं। सीधा पूछा जाए, स्वतंत्र भारत के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था। स्वतंत्र भारत के समय राजस्थान एक किस श्रेणी का राज्य था। तो हमारा आंसर होगा बी, या फिर हम कहेंगे बे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें अब गहराई में जाना होगा। हमने देखा अजमेर सी श्रेणी में था। कौन सी श्रेणी में था, सी श्रेणी में। तो यहाँ पे थोड़ा देखें, वर्तमान में राजस्थान के अंदर कुल जिले हैं 33। कितने जिले भी, 33। अब आपके 32 तो आएंगे बी श्रेणी में। किसमें आएंगे, बी श्रेणी में। जबकि आपका एक आएगा सी श्रेणी में। उसको आप याद कर लीजिए, अजमेर। बाकी आप जानते ही हो। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर लूं आपसे कि जैसे पूछ लिया स्वतंत्र भारत के समय नागौर किस श्रेणी में आता था, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। खाली आप अजमेर को याद रखें। अजमेर पूछे तो आपको सी श्रेणी करना है। बाकी चाहे आपको किसी भी जिले का नाम पूछे, नागौर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अर्थात अजमेर को छोड़कर जो भी जिला आएगा वो किस श्रेणी में आएगा, बी श्रेणी में आएगा। यदि अजमेर की बात हो तो वो कौन सी श्रेणी में बताना है, सी श्रेणी में। तो ये थी स्वतंत्र भारत के समय राजस्थान की स्थिति। तो दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व लाइक जरूर करें। इसके अलावा कमेंट भी करें, जिससे हमें पता चले कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं जिसको हम सुधार सकें। धन्यवाद दोस्तों।